हेलो एवरीवन, तो मेरा नाम शोभित है। आज की वीडियो में बात करेंगे चार ऐसे स्टॉक के बारे में जो बहुत अच्छा जिनका क्वार्टर फोर का रिजल्ट आया है और ये चारों मेरे पोर्टफोलियो में थे। इसीलिए मैं इसको डिस्कस करूँगा क्या अभी हम लोगों को बाय करना चाहिए या प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, इसके ऊपर में बात करेंगे। तो पहला शेयर है कल्याण ज्वेलर्स, दूसरा है आपका बैंक ऑफ इंडिया, और तीसरा है आपका बीएससी, और चौथा है आपका एमसीएक्स। ये चारों शेयर को हम लोग डिस्कस करेंगे और इसका रिजल्ट को देखेंगे और एकदम पूरे बढ़िया तरीके से एनालाइज करेंगे। ये बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, इसको बस देखेंगे कि कैसे एक शेयर को एनालाइज किया जाता है और कैसे उसमें एंट्री और एग्जिट लिया जाता है। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। तो कल्याण ज्वेलर्स के बारे में तो मैंने पिछले दो वीडियो में बता रखा था कि ये बहुत अच्छा शेयर है और अच्छा हम लोगों को 50% डिस्काउंट में मिल रहा है। तो इसका रिजल्ट तो पहले से ही बहुत अच्छा आने वाला था। अगर आप इसको देखोगे तो सेल्स जो है 66% से इंक्रीज़ हुई है और आपका जो ईपीएस अर्निंग पर शेयर है वो 118% से इंक्रीज़ हुआ है, जो बहुत अच्छा नंबर है। और अगर आप इसका पीई देखोगे, ऐसे तो मैंने फंडामेंटल को बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज कर दिया है, आप वीडियो जाकर देख सकते हो। लेकिन अभी यहाँ पर मोटा मोटी बात करें तो इसका जो पीई है 31.8 का हो चुका है, जो बहुत कम है। मतलब आप देखोगे तो इसके एवरेज पीई से बहुत कम हो चुका है और जो पेग रेशियो है और 0.72 का हो गया है। और अगर आप देखोगे जो कंपनी ने बोला था कि डेप्ट टू इक्विटी को हम लोग मतलब 1 से नीचे कर देंगे, मतलब इक्विटी के कंपैरिजन में डेप्ट बहुत कम कर देंगे, तो आप देखोगे तो उन्होंने कम भी किया है। मतलब कुछ 3,000 करोड़ का जो लोन था उनको उन्होंने पे किया है। और फिर अगर आप देखोगे तो आर ओ सी और आर ओ ई दोनों को बहुत 20+ कर दिया, जो पहले 15+ था। अभी आप देखोगे तो अच्छा खासा हम लोगों को देखने को मिल रहा है। और कंपनी का वही टारगेट है, कंपनी बोल रही है कि हम लोग 80 स्टोर को हर साल ओपन करेंगे और इस साल भी उन्होंने अच्छा खासा ओपन किया और बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाया है। अगर आप देखोगे तो अगर हम लोग ईयरली सेल्स की बात करें तो एकदम लगातार आप देखो यहाँ स्टार्टिंग से ही, यहाँ से 2021 से ही आप देखो लगातार सेल्स एकदम बढ़ रही है। 35,000 करोड़ तक सेल्स पहुँच गई और जो नेट प्रॉफिट है वो आपका 224 से लेकर 1350 तक पहुँच गया है। और इसकी टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल में पहले से ही बताया हुआ था, आप अब देख सकते हो यहाँ पर। अभी देखो अभी एक सपोर्ट पर है। अब ये देखोगे यहाँ पे हायर हाई आपको बनते हुए दिख रहा होगा। ये जो आपका बना था इस सेल का, ये जो आपका रेसिस्टेंस बना था इससे हल्का ऊंचा गया है और इस बार जो मंडे को गैप अप होगा ये हल्का और ऊपर जाएगा। धीरे धीरे करते करते ये जो शेयर है आपको टॉप पे जल्द ही जाते हुए दिखेगा। और जो आपका टारगेट है, मान लीजिए मैंने तो जब बनाया था तो ये लगभग यहीं पर ट्रेड कर रहा था 400 के पास, और मैंने एंट्री भी ले ली थी। लगभग मेरा जो बाइंग प्राइस है वो 398 का है। और अगर हम यहाँ पर हम लोग इसका वो करें, अगर हम लोग प्राइस की मतलब टारगेट की बात करें तो मैं तो इसका टॉप है, मैं इसको टॉप पे बेचूंगा, चाहे 1 साल लग जाए या 1.5 साल लग जाए। 87% का गेन अभी मतलब 3% स्टॉक के बढ़ने के बाद ही बन रहा है। अगर आप लोग मतलब लेते हो तो मंडे को ओपनिंग भी होता है, मान लो 4% 5% अप पे, तो अगर आप लेते हो तो कम से कम 80% का रिटर्न तो आपको 1 से 1.5 साल में आराम से मिल सकता है। और इसमें डिविडेंड भी मिलेगा 2.25 का, जो बहुत कम है, मतलब परसेंटेज में बहुत कम है। और एक शेयर है बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो देखोगे अगर वहाँ पर तो मतलब बाकी पीएसयू बैंक की तुलना में ठीक ठाक रिजल्ट है, अच्छा रिजल्ट है। बहुत बढ़िया भी नहीं है, लेकिन कंपेयर करें तो बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो 6% से सेल्स बढ़ी है और जो आपका EBITDA है वो आपका 9% से बढ़ा है और नेट प्रॉफिट जो है वो 19% से बढ़ा है। और हम लोग यहाँ पर अगर एक चीज़ देखें तो देखो, बैंक को एनालाइज करने के लिए आपको सबसे पहले ये भी देखना होता है कि प्राइस टू बुक वैल्यू अगर किसी बैंक का 1 से नीचे है तो कम से कम 1 तक तो वो जरूर जाता है, मतलब बुक वैल्यू के तक जरूर जाता है। अगर बुक वैल्यू देखोगे इसका मतलब कम से कम इतना का तो उसका खुद का वैल्यू है। 198 का तो बुक का मतलब एक शेयर का वैल्यू होना चाहिए, मतलब इतना। और अभी क्या मिल रहा है, 140 का मिल रहा है, तो देखा है तो बहुत सस्ते में आपको बैंक ऑफ इंडिया मिल रहा है। और अगर पी की बात करें तो 5.95 का पी है, जो बहुत कम है, मतलब बाकी से भी तुलना करेंगे। और आर जो है 12.5 का हो गया, जो ठीक ठाक है, अच्छा है, बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए अच्छा खासा है। और पेग रेशियो तो कम होता ही है और मतलब 1 से कम ही है। और अगर आप यहाँ पे बात करोगे एक चीज़ और, पी रेशियो की बात करोगे तो आपका जो एवरेज पी
एवरेज पी मतलब बहुत कम हो चुका है, मतलब अभी जो करंट पी है बहुत कम है एवरेज एवरेज की तुलना में आप देखोगे तो। और प्राइस टू बुक वैल्यू भी बहुत कम ही हो चुका है, 0.75 का, 0.7 का है। आप देखो यहाँ पे बहुत कम ही है। और अगर हम लोग एक चीज़ यहाँ पर देखें, अगर हम लोग इसको बाकी से कंपेयर करें तो आप देखो एसबीआई के बारे मतलब ये इंडिया की लगभग अभी 8वीं सबसे बड़ी बैंक है, मतलब मार्केट कैप की तुलना से देखें तो, और शायद हाँ 8वीं सबसे बड़ी बैंक है। और अगर आप देखोगे पीई, इसका पीई अगर हम लोग देखें तो सबसे कम बैंक ऑफ इंडिया का ही पीई है। और अगर आप देखोगे एसबीआई का भी रिजल्ट आया है तो आप देखोगे कि नेट प्रॉफिट गिर गया है, लेकिन इसका जो नेट प्रॉफिट है बहुत अच्छा, अभी 12% 13% से ग्रो किया है, जो अच्छा खासा मतलब बता रहा है। और अब पी बहुत कम है। और बुक वैल्यू, प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो आप देखोगे 0.71 का है, जो बाकी काफ़ी अंडर वैल्यू स्टॉक है। और बाकी आप देखोगे तो किसी का भी इतना नहीं है, ये सब का है। लेकिन इसका आप पी देखोगे तो यूनियन बैंक भी ठीक है, लेकिन अगर आप देखोगे यूनियन बैंक का रिजल्ट खराब आया है आप देखोगे तो। बाकी बैंक का भी रिजल्ट खराब आया है, लेकिन बैंक ऑफ इंडिया का जो रिजल्ट है, बैंक ग्रो कर रही है। और आप सेल्स की बात करोगे तो देखो आईओबी के बाद मतलब इसका तो पीई भी ज़्यादा है, क्योंकि ये मतलब ये हल्का फास्ट ग्रो कर रही है, तो पीई भी इसको डबल का पीई मिल रहा है। अगर हम बाकी बैंक की सेल से कंपेयर करें तो 6% से सेल ग्रो कर रही है बैंक ऑफ इंडिया के। और बाकी का आप देखोगे तो लगभग 4 बड़ी बड़ी बैंक का 4 से सेल्स ग्रो कर रहा है, इसका 6 से ग्रो कर रहा है, तो काफ़ी ठीक ठाक है वैल्यूएशन वाइज भी। और आपका इसमें टेक्निकल भी बहुत अच्छा है इसका अगर आप देखोगे तो। और देखो सेल्स जो है लगातार सेल्स भी बढ़ रही है, भले परसेंटेज कम है। अगर यहाँ से मतलब 5 से 6% या 10% से भी सेल बढ़ती है तो इसका जो टारगेट है वो बहुत ईजिली अचीव हो जाएगा। और प्रॉफिट की बात करें तो अभी ठीक ठाक, आगे वाले आने वाले क्वार्टर में भी अभी आरबीआई का जो रूल आया है उसके कारण हल्का सा प्रॉफिट शायद कम बेसी हो जाए, लेकिन अगर स्टॉक ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो ठीक ठाक ये मतलब ऊपर जा सकता है। और शेयर होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे तो पब्लिक के पास में 5.40 ही 40% ही शेयर है। बाकी आप देखोगे तो बाकी आपका प्रोमोटर के पास है। और एफआईआई की होल्डिंग भी बढ़ी है अच्छा खासा, और डीआई की होल्डिंग हल्की सी कम हुई है, लेकिन आप देखोगे तो फाइनली पब्लिक की होल्डिंग जो है वो कम ही हुई है आपको। तो मेरे अकॉर्डिंग बैंकिंग इंडस्ट्री में अभी बैंक ऑफ इंडिया बहुत सही शेयर लग रहा है। और इसकी अगर टेक्निकल की बात करें कि अभी ये कहाँ पर ट्रेड कर रहा है, तो मैंने बैंक ऑफ इंडिया बहुत पहले ही लिया था, अभी मैं इसमें फंसा हुआ हूँ, मतलब ठीक है मतलब देखो मेरे पोर्टफोलियो में 30 से 40 स्टॉक रहते हैं, तो ऐसा नहीं कि 40 से 40 स्टॉक एक साथ ही चलने स्टार्ट हो जाएंगे और सबका टारगेट अचीव हो जाएगा। तो 40 में से अगर 20 स्टॉक भी चलते हैं मतलब एक टाइम पर, तो अच्छा खासा मुझे गेन मिल जाता है। तो उसी हिसाब से ऐसा। बाकी आप देखोगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र का भी, तो उसका रिजल्ट भी अच्छा है, तो वो अभी अच्छा खासा अपने टारगेट को अचीव कर रहा है। और अगर बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो आप देखोगे इसमें कप एंड हैंडल बना था, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखोगे तो पहले का बनाया हुआ है यहाँ पे एक मतलब ये वो हुआ था। उसका टारगेट की बात करें तो यहाँ पे मैंने निकाला था इसका टारगेट लगभग 37% का, 37 या 42% इसी टाइप से टारगेट, 37 ही मान के चलते हैं। तो जो आपका जो ये मतलब हाइट है, यही हम लोग इसको नाप कर ऊपर रख दे तो यही आपका जो है फाइनल टारगेट बनता है। अभी आप देखोगे तो इसमें ब्रेकआउट भी हुआ था, यहाँ पे आप देखोगे अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ था। फिर जो मार्केट गिरा वॉर के कारण, और पीएसयू बैंक की आप देखोगे इंडेक्स ही अच्छा खासा गिर गया था, इसके कारण में ये मतलब नीचे आ गया था। तो मैंने इसे सेल नहीं किया था, मैंने उल्टे जब ये यहाँ पर नीचे आया था तो मैंने इसे एवरेज कर दिया था। अभी मेरा वही एवरेज प्राइस यहाँ पर है, इमोजी के पास है, एवरेज प्राइस मेरा यहाँ पर है। और अगर आप देखोगे तो इसमें डिविडेंड भी मिलेगा, अभी अनाउंस शायद नहीं हुआ है डिविडेंड का, आप देख लेना मतलब। और अगर यहाँ से अगर आप लोग लेते हो, मान लो मंडे को ये गैप अप भी करता है यहाँ पर, तो अगर मान लो यहाँ से अगर हम लोग टारगेट की बात करें तो आपका टारगेट लगभग यहाँ पर आ रहा है। तो मान के चलो 50% का गेन है, 50% नहीं भी आता, मान लो मैं 40% पे ही निकल जाऊँ, तो अच्छा खासा 40% गेन अगर साल भर में भी आएगा तो सही है यार। 40% सिंगल ट्रेड में ही बन रहा है, तो मेरे हिसाब से ठीक है। तो मेरा पैसा इसमें लगा हुआ है। और तो यही बैंक ऑफ इंडिया का एनालाइज था। आप लोग को इससे रिलेटेड कुछ और बात हो तो आप कमेंट में बताना, मैं उसे एनालाइज कर लूँगा। और फिर अगर हम लोग बात करें बीएससी, बीएससी बहुत अच्छा स्टॉक है। मैंने इसकी अगर हम लोग वो बात करें तो देखो इसका भी रिजल्ट बहुत सही आया है। जो सेल्स जो है 85% से बढ़ी, और जो प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट जो है 61% से बढ़ा है। लेकिन मैंने जो एंट्री ली थी मैंने इसको बेच दिया है। तो ऐसा क्यों बेचा है वो भी मैं आपको बता दूंगा। पहले तो सेल्स तो अच्छा खासा बढ़ रही है,
इसका जो प्रॉफिट बढ़ने का जो मेन रीज़न है वो आपका, इसको आप देखोगे इसका जो मार्जिन है वो बढ़ रहा है, 67% हो गया। लेकिन नेक्स्ट क्वार्टर से, जून क्वार्टर से आप देखो 65% तो यहाँ हो चुका है। लेकिन अब ऐसा नहीं कि करते करते ये 90% तक चल जाएगा। जो मार्जिन बढ़ना था मार्जिन बढ़ गया। अब जो आपको आगे जो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा वो आपके रिवेन्यू के कारण बढ़ेगा। और बात करें, ऐसा नहीं बीएससी ग्रो नहीं करेगा, जितना ज़्यादा ट्रेडिंग होगा वो वॉल्यूम मतलब तो उतना ज़्यादा इसको फ़ायदा मिलता है। तो बाकी देखो कंपनी ठीक है, लेकिन आप देखोगे तो ये बहुत प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। अभी इसका 64 का पीई है, और यहाँ पर आप देखोगे तो एवरेज पी आप इसका देखो, अभी देखो 64 का पी है। मतलब एवरेज पी से हल्का सा ज़्यादा ही आपको मिल रहा है। पहले 2023 तक इसका जो पी था 34%, 34 तक रहता था, जो मतलब ठीक ठाक था। अभी आप देखोगे तो स्टॉक आपको भागते हुए दिखेगा। यही तो स्टॉक मार्केट का खासियत है। जब कोई स्टॉक ऊपर जाता है तो मतलब यही वो समय होता है जब बहुत ऊपर चल जाता है, तो यही समय होता है जब 90% रिटेल इन्वेस्टर्स में ट्रैप फंस जाते हैं। तो मैं देखो जनरली ऐसे स्टॉक को नहीं लेता हूँ जिसका मतलब बहुत वो एकदम टॉप पर चल चल रहा हो, तो हाई चांस होता है कि वो वहाँ से नीचे आ सकता है। तो अब मैंने तो बीएससी को बेच दिया। बीएससी को आप देखोगे तो मैंने इसमें कप एंड हैंडल बना था, तो मैंने टारगेट के पहले ही बेच दिया था। इसका जो टारगेट था मैंने टारगेट के पहले ही इसको सेल कर दिया। तो देखो मेरा जो बाय प्राइस था यहाँ पर था, उस टाइम भी रिजल्ट आया था और ये गैप अप किया था यहाँ पर। अच्छा अच्छा खासा गैप अप किया था, तो मैंने उसको गैप अप में ही ले लिया था, क्योंकि एक कप एंड हैंडल यहाँ पर बन रहा था। तो मुझे लगा ये कुछ दिन में वो मतलब टारगेट को अचीव कर लेगा। फिर ये धड़ाम से गिरा। वो आरबीआई का एक न्यूज़ आया था कोलेट्रल को लेकर, तो वो ये आराम गिरा था। तो मैंने इसमें डरा नहीं, यहाँ पे मैंने एक सेकेंड एवरेज किया था। तो मैं यही बाय प्राइस यहाँ पर था, और मैंने इसे लगभग 26% गेन पर यहाँ पर मैंने पहले ही बेच दिया था यार। 26% गेन पर मैंने यहाँ पर बेच दिया था। इसका जो टारगेट था वो यहाँ पर था। इसने अपने टारगेट को अचीव कर चुका है। तो जनरली ये होता है जब भी कोई स्टॉक अपने टारगेट को अचीव कर लेता है तो हाई चांस होता है कि वो उसका जो प्राइस है वो नीचे आए। अब आप देखोगे तो 200 मूविंग डेज से ब्लैक वाला जो है 200 मूविंग डेज से अच्छा खासा प्राइस ऊपर चल रहा है। तो जब जब ये बहुत ज़्यादा ऊपर गया है तो अच्छा खासा गिरावट भी देखने को मिला है। अब देखोगे तो यहाँ से अभी देखो अच्छा खासा ऊपर में है, तो हाई चांस बनता है कि ये एक बार लगभग 20-30% नीचे आए। अब बात करें क्या हम लोग को बीएससी छोड़ देना चाहिए, तो देखो मैं जब भी कोई शेयर में ट्रेड करता हूँ, जब तक मुझे कोई स्ट्रैटेजी मेरी लगती ना हो, मैं ऐसे नहीं कि रिजल्ट अच्छा है एकदम टॉप पर बाय कर लूँ। यहाँ से देखो यहाँ पे कब क्या बेचना है आपको कुछ पता चल रहा है, बस खाली रिजल्ट देख के नहीं लेना है। स्टॉक बहुत अच्छा होता है लेकिन उसका वैल्यू भी आपको देखना पड़ेगा। मान लो यहाँ पे आप लोगे तो इसको कहाँ पर बेचोगे, कोई टारगेट है। हाँ, अगर ये 20% 30% डाउन में मिलता है, यहाँ पर मान लो मिलता, तो यानी तो ये गिर जाए। और बात करें क्या हम लोग को बीएससी छोड़ देना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग तो छोड़ देना है। देखो मार्केट में बहुत अपॉर्चुनिटी है, ऐसा नहीं कि आपको बीएससी में आप ट्रेड नहीं करोगे तो आप कमा ही नहीं पाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत शेयर है, भरे पड़े हुए हैं यार मार्केट में शेयर। तो देखो मैं पर्सनल ओपिनियन, मैं तो इतने मतलब हाई वैल्यू पर ट्रेड नहीं करता हूँ। यहाँ पर जो कप एंड हैंडल बन रहा था एक मतलब स्ट्रैटेजी लग रही थी, तो इसीलिए मैंने इसे यहाँ पर लिया था। तो इसका जो टारगेट था वो लगभग 30% का था, तो मैंने वही 26% पर लेकर बेच के निकल गया था मैं। और एमसीएक्स की बात करें तो एमसीएस का रिजल्ट भी बहुत बढ़िया आने वाला था। इसका मतलब आपको पहले ही पता चल जाएगा। देखो अभी वॉर चल रहा है, वॉर के कारण अभी अब देखोगे क्रूड ऑयल में बहुत ट्रेडिंग हो रही है। मतलब क्रूड ऑयल का प्राइस ऊपर नीचे तो कहाँ होता है, वो तो एमसीएक्स में होगा। और आप याद करोगे जनवरी फरवरी में गोल्ड का प्राइस जो था वो डबल हो चुका था, और सिल्वर का प्राइस भी अच्छा खासा 3 गुना 4 गुना हो चुका था। तो वो सारा ट्रेडिंग कहाँ हो रहा था, एमसीएक्स में। तो एमसीएक्स को तो फायदा होगा ही ना। जितना ज़्यादा लोग सोने चांदी क्रूड ऑयल ये सब में ट्रेडिंग करेंगे तो उतना ज़्यादा उनको रिवेन्यू मिलता है। तो एमसीएक्स का जो रिजल्ट है वो भी बहुत अच्छा आने वाला था, वो पहले से ही मुझे पता था। तो मैंने उसे पहले ही बाय कर रखा था। लेकिन टारगेट मैंने लगभग 23% गेन पर उसे परसों तक सो ही बेच दिया था। तो देखो उसका जो टारगेट था वो भी लगभग 200% से सेल्स बढ़ी है। और आप प्रॉफिट की बात करोगे लगभग लगभग 300% से मतलब प्रॉफिट हुआ है, बढ़ा है। आप लेकिन देखो एक बार बढ़ गया, लेकिन ऐसा नहीं है बढ़ते ही जाएगा। जून क्वार्टर में अब देखो यहाँ पे भी सेम वही सिचुएशन है कि जो मार्जिन है वो आपका 55% से बढ़कर 75% हो गया है। आप देखो 2-3 क्वार्टर और जो बच गया इसमें भी आपको मार्जिन बढ़ते हुए दिखेगा। सेल्स भी हो सकता है बढ़ेगा, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन अगर हम लोग इसका पीई को देखें, एवरेज पी को अगर आप कंपेयर करो पहले से, तो देखो इसका जो पीई है यहाँ पर, अगर मैं 3 ईयर को सिलेक्ट करूँ, देखो
इसका जो अभी मतलब इतना मतलब 3 टाइम जो प्रॉफिट हुआ आप देखोगे तो अभी 59 का पी है इतना बढ़ने के बाद। ऐसा नहीं है कि अब देखो सोने चांदी में जितना भी ट्रेड होना था वो तो लगभग हो चुका है, अब सिर्फ क्रूड ऑयल में हो रहा है। तो देखो फ़ायदा हो सकता है इसका सेल्स बढ़े 30% 40% से। लेकिन अगर हम लोग इसमें बात करें कोई भी टेक्निकल सेटअप अब नहीं बन रहा है। अगर आप फिर से वही गलती करते हो जाकर कि रिजल्ट अच्छा है मैंने ले लिया, देखो मैंने यहाँ पे एम सी एक्स का मैंने ले भी रखा था, इसको सेल मैंने लगभग कर दिया है। यहाँ पे भी मैंने लिया था, यहाँ पर भी मैंने लिया था, हर बार मेरा टारगेट अचीव होते गया। ऐसे नहीं मैं लेकर इन्वेस्टिंग नहीं करता हूँ यार, मतलब जैसे विजय केडिया सर करते हैं कि लेकर रख दो 10 साल 5 साल। मैं जैसे टारगेट अचीव होता है मैं उसे बेच कर निकल जाता हूँ। यहाँ पे आप जब बात करोगे तो देखो 1 फरवरी को जब बजट आया था आप देखोगे तो यहाँ पर ये 1 फरवरी के लगभग का यहाँ पर 1 फरवरी को जो बजट आया था उस टाइम ये इसका प्राइस गिरा था। तो मैंने यहाँ पर लगभग बाय किया था, यहाँ पर बाय किया। फिर देखो मुझे पता चला कि मतलब मैंने हल्की सी रिसर्च की थी कि गोल्ड और सिल्वर के कारण इसको ट्रेडिंग का बहुत फ़ायदा मिल रहा है। तो मैंने यहाँ पर जाके इसको हल्का सा और बाय कर लिया था, मतलब मेरा जो एवरेज प्राइस था वो लगभग यहाँ पर आ गया था, यहाँ पर आ गया था। फिर जब ये टॉप पर गया तो ये फिर से क्रैश कर गया। तो एक देखा जाए तो एक देखोगे तो आप एक कप एंड हैंडल की टाइप का बनते हुए दिख रहा था। और मुझे पता था इसका रिजल्ट जो है बहुत अच्छा आने वाला है। और आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर और हल्का ऊंचाई में खरीद लिया था जब ये हल्का सा ऊपर गया था। तो लगभग मेरा जो टारगेट निकला वो लगभग आपका मान के चलो 22 से 23% थी, मैं बेच कर निकल गया हूँ। लेकिन अब क्या हम लोगों को इसको लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप जो मंडे को इसका गैप अप होगा तो ये इसका जो टारगेट है वो अचीव हो जाएगा, लोग सब सेल कर रहे होंगे। जो बेवकूफ़ लोग हैं वो उस टाइम खरीद रहे होंगे, तो आपको फ़ायदा मतलब प्रॉफिट बढ़ने के बावजूद भी आपको शेयर गिरता हुआ दिख सकता है, या हो सकता है ये फर्दर रैली करे, हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जब भी कोई टेक्निकल सेटअप ना हो तो हम लोगों को ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। अगर आपको एकदम जुआ खेलना है तब तो आप इससे खरीद लो, अच्छा हो सकता है ये 3 गुना 4 गुना हो जाए। लेकिन जब तक आपको कोई प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं लग रही हो तो आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। और मैंने जो यहाँ पर बेचा मतलब यही गिरावट के पास मैंने बेच दिया था, वही मतलब 6-7 मई को ही मैंने इसे बेच कर निकल गया था मैं। और इसके बाद आप देखोगे तो 4-5% बढ़ा भी था, मतलब अगर मैं रखता तो लगभग 30% का गेन बन रहा था। 8% मैंने कम ही करके बेच दिया, और उसे लेकर मुझे पता था कल्याण ज्वेलर्स का बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है, तो मैंने और हल्का एवरेज कर दिया था उसको। मतलब हल्का सा मैंने और हल्का महंगे दाम में ही ले लिया था। उस समय 409 का, यही 7 तारीख का बात है, 8 तारीख का बात है, इसी दिन मैंने 409 में खरीदा था और अभी 424 हो रहा है, मतलब 3-4% मेरा यहीं बन गया था। तो ऐसे ही ट्रेडिंग करते हैं। और एमसीएक्स की बात करें तो अभी देखो बहुत अभी आप देखोगे बहुत एकदम न्यूज़ में आ रहा है एमसीएक्स का प्रॉफिट 3 टाइम्स हो गया एकदम। मतलब जब भी कोई शेयर ऐसा मतलब रिजल्ट पोस्ट करता है तो एकदम न्यूज़ में आप देखोगे तो बहुत वो आ रहा है एकदम रिजल्ट। अभी मैंने स्काई गोल्ड को भी बेचा है, अभी मैं इसे दोबारा एंट्री लूँगा, लेकिन अभी मैंने बेच के उसे कल्याण ज्वेलर्स में लगाया है, क्योंकि मंडे को बहुत बढ़िया गैप अप होगा तो मेरा 15 से 20% उसी दिन बन जाएगा, फिर मैं दोबारा इसे बाय कर लूँगा। स्काई गोल्ड को भी मैंने यहाँ पर बाय किया था तो अच्छा खासा देखो रिटर्न आप देखोगे 68% का लगभग रिटर्न में बना था लगभग। और अभी इसका जो टारगेट है आप देखोगे तो अच्छा खासा अभी बचा हुआ ही है, 30-40% अभी बचा हुआ है। और एमसीएक्स की बात करें तो एक चीज़ आप देखोगे बहुत मार्च आपको याद होगा फरवरी 2025 में टैरिफ के कारण में हम लोग का जो मार्केट है बहुत गिरा था एकदम, मतलब अच्छा खासा गिरा था। वहाँ से अगर बात करोगे तो जो एमसीएक्स का शेयर है 242% बढ़ चुका है। जब भी कोई शेयर इतना ज़्यादा मतलब ऊपर बढ़ता है तो हाई चांस होता है कि प्रॉफिट बुकिंग हो। जिन्होंने भी यहाँ पर लिया होगा जो बिग प्लेयर है तो वो अब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। कोई भी यहाँ पे जो स्मार्ट लोग होते हैं वो लोग नीचे खरीदने का कोशिश करते हैं, या गिरे हुए, जैसे मैंने यहाँ पे बाय किया लगभग 20% गिरे हुए प्राइस पे मैंने बाय किया था। अब देखो वो लोग प्रॉफिट बुक करेंगे तो हाई चांस होता है आप यहाँ पे टॉप पर फंस जाओगे। हो सकता है ये वहाँ से आपको बढ़ते हुए 15-20% और बढ़ते हुए दिख रहा है, तो आपको इस ट्रैप में बिल्कुल भी नहीं आना है। ये देखो ये वो हो गया, एक तुक्का लगाना हो गया कि ये और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा। लेकिन अगर आपको यहाँ पे रियल वे में काम करना है तो आपको एकदम गिरे हुए प्राइस पे खरीदना है और उसको टॉप पर जाकर आराम से सेल कर देना है। या कप एंड हैंडल बन रहा है तो उसका जो टारगेट है उसे मैं तो पहले ही करके सेल करके दूसरी अपॉर्चुनिटी मिल रही होती तो वहाँ पे लगा देता हूँ। तो मेरे अकॉर्डिंग तो एमसीएक्स को बिल्कुल छोड़ ही देना चाहिए।
आपको यहाँ पे एकदम ऊपर में बाय करने की कोई ज़रूरत नहीं है। काफ़ी वीडियो आपको दिखेगी जो लोग बोल रहे हैं MCX बहुत अच्छा है, मल्टी बैगर है। देखो मल्टी बैगर वो बन चुका है, आप यहाँ पर देखोगे ना तो एक चीज़, 2 साल में आप देखो क्या रिटर्न दिया MCX ने, लगभग मान के चलो यहाँ पर 3 साल, मई से मई का मिलाते हैं, देखो यहाँ पे 3 साल में 10 टाइम शेयर हो चुका है। जब भी कोई शेयर 10 गुना हो जाए 3 साल में तो हाई चांस है वो तो यार नीचे आना ही आना है। मार्जिन बढ़ गए, अब क्या है, मार्जिन क्या बढ़ते बढ़ते 100% थोड़ी हो जाएंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग तो अब ये हल्का रिस्की स्टॉक बन चुका है। जिसको कमाना था वो जो बिग प्लेयर थे वो लोग कमा के बैठ गए। अब अगर आप लालच करोगे तो मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत रिस्की हो सकता है, आप टॉप पर फंसने का हाई चांस है। जब भी कोई इतना ज़्यादा कोई शेयर बढ़ता है, आप किसी को भी देख लेना, तो हो सकता है 2-3 साल कंसोलिडेट करे। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये सही नहीं है। तो ये था एनालिसिस। तो अब कोई भी दिक्कत हो कमेंट में ज़रूर बताना। 8 मई को और बहुत सारे शेयर का रिजल्ट आया था, आप जाकर स्क्रीनर पर यहाँ पर देख सकते हो। बहुत अच्छा, आपको बहुत सारी कंपनी आपको रिजल्ट के बेसिस पर भी मिल सकती है। बस ये देखना कि शेयर जो है अभी बहुत क्या ऑल टाइम हाई पर है या वहाँ पे कोई स्ट्रेटेजी बन रही है कि नहीं। जैसे RR केबल आपको ऑल टाइम हाई पर दिख सकता है, लेकिन आप देखोगे तो वहाँ पे एक कप एंड हैंडल का बन रहा है। बहुत दिन बाद से शेयर जो था नीचे था, तो मैंने वीडियो बनाया। पॉलीकेप का भी वही हाल है, बहुत दिन तक नीचे में वहाँ पे साइडवे रहा, अब जाके ऊपर ब्रेकआउट कर रहा है। तो हाई चांस है वो अपने टारगेट को अचीव कर लेगा। लेकिन जो शेयर एकदम एकदम खड़ा जाते जा रहा है एकदम, तो वो तो हाई चांस है वो गिर सकता है ना, ना तो वहाँ कोई स्ट्रेटेजी बन रही है। बाकी मैं काम था बोलना, आप अगर ट्रेड करोगे तो आपका प्रॉफिट आपका लॉस। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।